अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स। मेड स्पार्कल्स के सेकेंड लेक्चर के साथ आप सबको मैं खुशामदीद कहती हूँ। स्टूडेंट्स, आज डे 2 में हम लोग एंजियोलाइटिक हेपेटाइटिस का पार्ट 2 करेंगे, जिसमें आज हम स्टूडेंट्स बार्बिचुरेट क्लासिफिकेशन ऑफ ड्रग को डिटेल में स्टडी करेंगे और उसके मैकेनिज्म, यूजेस और एडवर्स इफेक्ट्स को भी हम डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले स्टूडेंट्स, अब हम यहाँ पर क्लासिफिकेशन ऑफ ड्रग्स को हम डिस्कस करेंगे, जो कि मैंने हर इनकी कैटेगरी के इंपॉर्टेंट ड्रग्स यहाँ पर मेंशन कर दिए हैं। क्लासिफिकेशन ऑफ ड्रग्स की अगर मैं बात करूं स्टूडेंट्स, लॉन्ग एक्टिंग है तो सबसे पहले हमारे पास ड्रग्स आती हैं लॉन्ग एक्टिंग में फिनोबार्बिटल, बार्बिटल, मीफोबार्बिटल। यहाँ पर स्टूडेंट्स आप देख सकते हैं कि लॉन्ग एक्टिंग में हर ड्रग के आखिर में बार्बिटल बार्बिटल आ रहा है। इसी तरह से आपको शॉर्ट एक्टिंग में भी हर ड्रग के आखिर में बार्बिटल बार्बिटल नजर आएगा, जैसे कि पेंटोबार्बिटल, हेक्सोबार्बिटल, सीकोबार्बिटल। इंटरमीडिएट में द ड्रग्स विच वी आर हैविंग इज एम्प्रोबार्बिटल, एमोबार्बिटल और ब्यूटाबार्बिटल। ठीक है। उसके अलावा अल्ट्रा शॉर्ट एक्टिंग में हमारे पास जो ड्रग्स आती हैं बार्बिचुरेट्स में, वो है थियोपेंटल, मीथोहेक्सिडल और थाइमाइड। स्टूडेंट्स, क्लासिफिकेशन ऑफ ड्रग्स में हर ड्रग को याद करना बहुत जरूरी है। वो इसलिए कि एक तो आपके पास केस स्टडीज में डिफरेंट ड्रग्स आती हैं, जिसमें आपसे पूछा जाता है कि बार्बिचुरेट या फिर बेंजोडाइजेपिन की कौन सी ड्रग हम यूज करें अगर पेशेंट की कोई भी कंडीशन होगी। ठीक है। तो अकॉर्डिंग टू द केस आपने ड्रग सेलेक्ट करनी होती है। तो अगर आपको ड्रग पता नहीं होगी कि कौन सी ड्रग कौन सी क्लास ऑफ ड्रग से बिलोंग करती है, तो आप कैसे आइडेंटिफाई कर सकते हैं। तो क्लासिफिकेशन ऑफ ड्रग्स जो है ना स्टूडेंट्स, आपको लाजमी याद करनी होगी हर ड्रग्स। ठीक है। उसके लिए चाहे आप कोई भी निमोनिक यूज कर सकते हैं या कोई भी शॉर्ट फॉर्म आप यूज करना चाहें, लेकिन आप ड्रग्स को नेग्लेक्ट बिल्कुल भी नहीं कर सकते। ओके स्टूडेंट्स, बिफोर डिस्कसिंग द मैकेनिज्म ऑफ एक्शन, मैं आपको बार्बिचुरेट्स के बारे में एक दो मेन इंपॉर्टेंट पॉइंट्स बताना चाहती हूँ जो कि आपको पता होने चाहिए। सबसे पहला पॉइंट ये है कि बार्बिचुरेट्स आर नॉट सेफ टू यूज बिकॉज दे कॉज सिवियर रिस्पिरेटरी डिप्रेशन। तो पहला तो ये रीजन हुआ कि ये सिवियर रिस्पिरेटरी डिप्रेशन कॉज करते हैं, जिसकी वजह से दे आर नॉट सेफ टू यूज। दूसरा, अलॉन्ग विद रिस्पिरेटरी डिप्रेशन, ये सिवियर हिप्नोसिस भी कॉज करते हैं विच मे लीड टू कोमा एंड डेथ। यानी इतना सिवियर हिप्नोसिस कॉज कर सकते हैं कि पेशेंट की डेथ भी हो सकती है। सो इन दोनों रीजंस की वजह से हम बार्बिचुरेट्स को इतना सेफली यूज नहीं कर सकते अगर हम उसको बेंजोडाइजेपिन से कंपेयर करें। आपको मैंने कल के लेक्चर में बेंजोडाइजेपिन का बताया था कि बेंजोडाइजेपिन जो है दे आर सेफ टू यूज एज कम्पेयर टू बार्बिचुरेट्स, क्योंकि वो इतना सिवियर रिस्पिरेटरी डिप्रेशन कॉज नहीं करते जितना कि बार्बिचुरेट्स करते हैं। और बार्बिचुरेट्स रिस्पिरेटरी डिप्रेशन के अलावा ये सिवियर हिप्नोसिस भी कॉज कर सकते हैं, जिसकी वजह से पेशेंट की डेथ हो सकती है। ओके स्टूडेंट्स, नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस द मैकेनिज्म ऑफ एक्शन ऑफ बार्बिचुरेट्स, जो कि स्टूडेंट्स यहाँ पर मैंने एक फ्लो चार्ट में स्टेप बाय स्टेप यहाँ पर मेंशन कर दिए है। हम स्टेप बाय स्टेप इसको डिस्कस करेंगे। पहला स्टेप जो मैंने यहाँ पर लिखा हुआ है स्टूडेंट्स, वो ये लिखा हुआ है कि बार्बिचुरेट्स एक्ट इवन इन द एब्सेंस ऑफ गाबा। जैसे कि आपको मैंने बताया था कल के लेक्चर में कि बेंजोडाइजेपिन जो है वो सिर्फ और सिर्फ गाबा की प्रेजेंस में ही एक्ट करते हैं। गाबा की एब्सेंस में अपना मैकेनिज्म ऑफ एक्शन शो नहीं करते, जबकि बार्बिचुरेट्स जो हैं, चाहे गाबा न्यूरोट्रांसमीटर हो या ना हो, ये एब्सेंस में भी एक्ट करेंगे और उसकी प्रेजेंस में भी ये एक्ट करेंगे। तो पहला पॉइंट ये हो गया। सेकेंड पॉइंट कि ये ग्लूटामेट को इनहिबिट करते हैं। क्यों ग्लूटामेट को इनहिबिट करते हैं? बिकॉज ग्लूटामेट जो है वो एक्साइटेटरी न्यूरोट्रांसमीटर है। जैसे कि आपको पता है कि हमने ब्रेन के एक्साइटेटरी मैकेनिज्म को काउंटर एक्ट करना है, उसको इनहिबिट करना है। तो जितने भी एक्साइटेटरी न्यूरोट्रांसमीटर होंगे ये उनको इनहिबिट करेगा। तो जस्ट लाइक इस तरह से मैंने आपको बताया, तो इसी तरह से बार्बिचुरेट्स जो है ये ग्लूटामेट न्यूरोट्रांसमीटर को इनहिबिट करेंगे बिकॉज इट्स द एक्साइटेटरी न्यूरोट्रांसमीटर। सबसे पहले ये गाबा रिसेप्टर के साथ बाइंड होंगे। जब ये गाबा रिसेप्टर के साथ बाइंड होंगे तो स्टूडेंट्स क्लोराइड चैनल ओपन हो जाएंगे। जैसे ही क्लोराइड चैनल सेल के ओपन हो जाएंगे तो ये सेल की ड्यूरेशन को इंक्रीज करेंगे। जैसे आपको मैंने बताया था कि बेंजोडाइजेपिन फ्रीक्वेंसी को इंक्रीज करते हैं, यानी नंबर ऑफ चैनल्स ओपनिंग टाइम्स को इंक्रीज करते हैं, बट ये सेल के ओपनिंग के ड्यूरेशन को इंक्रीज कर रहे हैं। अब जब ड्यूरेशन को इंक्रीज करेंगे तो ज्यादा टाइम तक सेल्स जो है यानी क्लोराइड आयंस जो है वो सेल के अंदर मूव होना शुरू हो जाएंगे। अब जैसे क्लोराइड आयंस नेगेटिव हैं, तो जब क्लोराइड आयंस सेल के अंदर मूव होना शुरू हो जाएंगे, आपको मैंने कल के लेक्चर में बताया था कि जब सेल के अंदर नेगेटिव चार्ज ज्यादा हो जाए तो सेल हाइपर पोलराइजेशन स्टेट में आ जाता है। जब सेल हाइपर पोलराइजेशन स्टेट में आएगा, इसका मतलब है कि वो एक्साइटेटरी मैकेनिज्म को काउंटर एक्ट करेगा, उसको लेस कर देगा, जिसकी वजह से इनहिबिशन कॉज होगा। इनहिबिशन कॉज हुआ तो इसका मतलब है कि आप ब्रेन का एक्साइटेटरी मैकेनिज्म जो है ना स्टूडेंट्स वो स्लो डाउन हो चुका है। ओके स्टूडेंट्स, नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस द एक्शंस ऑफ बार्बिचुरेट्स।
यहाँ पर स्टूडेंट्स मैंने 3 मीनिंग के एक्शंस यहाँ पर डिस्कस किए हैं। सबसे पहला जो एक्शन यहाँ पर मैंने स्टूडेंट्स लिखा हुआ है कि इट डिप्रेस द सीएनएस यानी कि सेंट्रल नर्वस सिस्टम, और हाई डोजेस पे इट आल्सो कॉजेज हिप्नोसिस, एनेस्थीसिया एंड डेथ। यानी कि ये हमारे सेंट्रल नर्वस सिस्टम को भी डिप्रेस करते हैं और हाई डोजेस पे ये सिवियर हिप्नोसिस कॉज करते हैं, जिसकी वजह से पेशेंट की डेथ भी हो सकती है। सेकंड, अलॉन्ग विद सेंट्रल नर्वस सिस्टम ये हमारे रेस्पिरेटरी सिस्टम को भी डिप्रेस करते हैं और काफी सिवियर किस्म का डिप्रेस करते हैं, जिसकी वजह से अगेन पेशेंट की डेथ हो सकती है। थर्ड, ये हमारे लिवर एंजाइम्स को भी इंड्यूस करते हैं, जिसकी वजह से लिवर एंजाइम्स जो है वो कुछ वाइटामिन के मेटाबॉलिज्म को डिक्रीज कर देते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ पर मैंने 2 एग्जांपल्स दी हुई हैं। सबसे पहले ये वाइटामिन के मेटाबॉलिज्म को डिक्रीज करेंगे, जिसकी वजह से ब्लीडिंग कॉज होगी। वाइटामिन डी के मेटाबॉलिज्म को भी ये डिक्रीज करेंगे, जिसकी वजह से ऑस्टियोमलेशिया कॉज होगा, जो कि एक बोन डिजीज है। अगर हम यूजेस की बात करें स्टूडेंट्स, तो सबसे पहले हम इसको एंजाइटी में यूज कर सकते हैं, हिप्नोसिस में यूज करते हैं, और एज अ एंटी कन्वल्सेंट भी यूज किया जाता है, और उसके अलावा लास्ट हम इसको एज अ एनेस्थीसिया भी यूज करते हैं। अगर मैं एडवर्स इफेक्ट्स की बात करूं स्टूडेंट्स, तो सबसे पहले ये ड्राउजीनेस कॉज करते हैं, जो कि इसके सीएनएस इफेक्ट्स हैं। दूसरा इसका सीएनएस इफेक्ट्स ये है कि ये फिजिकल और साइकोलॉजिकल डिपेंडेंस कॉज करता है अगर आप इसको फॉर अ लॉन्ग टाइम यूज करें। यानी अगर आप इस मेडिसिन को लेना शुरू हो जाए तो आप इसके आदी बन जाते हैं अगर आप इसको लंबे अरसे तक यूज करें। और अगर स्टूडेंट्स आप अगर इस ड्रग को छोड़ना चाहें तो विड्रॉल सिम्टम्स आपकी बॉडी में कुछ इस तरह से होंगे जो कि बहुत सिवियर किस्म के होंगे, और वो होंगे जैसे कि एंजाइटी, रेस्टलेसनेस, आपको बहुत बेचैनी होने लगेगी, सीजर्स होने लगेंगे। तो ये उसके विड्रॉल सिम्टम्स हैं जो कि काफी सिवियर होते हैं। ओके स्टूडेंट्स, नाउ एट द एंड नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस द काइनेटिक्स ऑफ बार्बिट्यूरेट्स। काइनेटिक्स में यहाँ पर मैंने बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट्स यहाँ पर मेंशन किए हैं बार्बिट्यूरेट्स के। पहला पॉइंट ये है स्टूडेंट्स के जितने भी बार्बिट्यूरेट के ड्रग्स होंगे दे ऑल विल क्रॉस द प्लेसेंटल बैरियर, यानी जितने भी ड्रग्स होंगे वो सारी के सारी प्लेसेंटल बैरियर को क्रॉस करेंगी। सेकेंड, जितनी भी बार्बिट्यूरेट ड्रग्स है उनकी एब्जॉर्प्शन बहुत ही रैपिड होती है हमारी बॉडी में। थर्ड, ये सब के सब जितनी भी बार्बिट्यूरेट की जो ड्रग्स हैं ये लिवर में जाके मेटाबोलाइज्ड होती हैं, एक्सेप्ट हमारे पास एक्सेप्शनल केस आ जाता है फिनोबार्बिटल, जो कि लिवर में मेटाबोलाइज्ड नहीं होता। अदर देन फिनोबार्बिटल जितनी भी बार्बिट्यूरेट की जो ड्रग्स होंगी वो सब की सब लिवर में मेटाबोलाइज्ड होंगी। तो यहीं से स्टूडेंट्स हमारा बार्बिट्यूरेट का लेक्चर एंड होता है। अब जैसे कि स्टूडेंट्स आपको पता है कि हर लेक्चर के एंड में आपने एक असाइनमेंट सबमिट करना होगा, जो कि कंपल्सरी है फॉर गेटिंग द सर्टिफिकेट्स। इस असाइनमेंट की सबमिशन जैसे आपको मैंने बताया था कल के लेक्चर में, आपने कमेंट सेक्शन में इसके आंसर देने हैं। ठीक है, आज के असाइनमेंट के जो क्वेश्चंस हैं वो पहला क्वेश्चन ये है कि आपने बार्बिट्यूरेट और बेंजोडाइजेपीन दोनों के कोई भी 2 डिफरेंसेस आपने मेंशन करने हैं। सेकंड, आपने बार्बिट्यूरेट्स के कोई भी 2 मेन एक्शंस बताने हैं। इन दोनों का आंसर आपने कमेंट सेक्शन में देना है स्टूडेंट्स, जिनका आंसर बहुत ही कंपल्सरी है, मैं फिर से बताती चलूं। और कोर्स के एंड में क्विज देना भी बहुत कंपल्सरी है। असाइनमेंट और क्विज की सबमिशन होगी तभी आपको सर्टिफिकेट्स मिलेगा। ठीक है, इसके साथ ही स्टूडेंट्स मैं उम्मीद करती हूँ कि आज का लेक्चर आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। इसके बावजूद अगर आपको फिर भी कोई कंफ्यूजन है, कोई सवाल पूछना है, तो आप बिना झिझक कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। थैंक यू।